अनुराधा और उनके पति ओमकार जी का भरा पूरा परिवार था। उनके 2 बेटे थे, विकास और विनय। दोनों की शादियां हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम मीना और छोटी बहू का नाम टीना था। बाहर से देखने में ये घर बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। इस घर की रसोई किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए रोज ही देवरानी और जेठानी के बीच भयंकर महाभारत हुआ करती थी। दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कोई भी काम करने को तैयार नहीं था और बेचारी सास अनुराधा इस रोज रोज के कलेश से घुट घुट कर जी रही थी। सुबह के 9 बज रहे थे। ओमकार जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अनुराधा उनके पास उदास बैठी थी। तभी रसोई से बर्तनों के जोर जोर से खटकने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। टीना, मैंने सुबह की चाय बना दी और सब्जी भी काट दी है। अब ये रोटियां तू सेक ले। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह से लेकर रात तक घर के गैस पर ही खड़ी रहूंगी। कुछ काम तो तुझे भी करना चाहिए ना। ओह दीदी, आप मुझ पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती हैं, समझी? कल रात के सारे झूठे बर्तन मैंने ही तो धोए थे। आज रोटियां बनाने की बारी मेरी नहीं है। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। मुझे सर धोना है। जिसे खाने है वो खुद ही बनाकर खा लो। मैं रोटियां नहीं बनाने वाली हूँ। अच्छा, तो क्या मैं बनाऊंगी? अरे सारा काम मैंने ही तो किया है आज। कल रात के बर्तन धो दिए तो कोई एहसान नहीं किया तूने। मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। आज सब भूखे रहेंगे इस घर में। मैं रोटियां नहीं बना सकती। गर्मी लग रही है, अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही हूँ मैं। दोनों बहुएं रसोई को उसी हाल में छोड़कर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। गैस पर रखा तवा खाली जल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला आंटी बालकनी से ये सब सुन लेती है। अरे अरे अनुराधा बहन, आज फिर तुम्हारे घर में सुबह सुबह सायरन बजना शुरू हो गया है। तुम्हारी इन दोनों बहुओं ने तो पूरे मोहल्ले की शांति को भंग करके रखा है। कहाँ इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली दिखती है दूर से तुम्हारी, और कहाँ ये हाल है तुम्हारे घर का। अरे क्या करूं कमला बहन, मेरे तो भाग्य ही खोटे हैं। दोनों बहुएं एक पल के लिए ही ना ही चैन लेती हैं ना शांति लेती हैं। बस सारा दिन मेरे सर पर और घर में तांडव करती रहती हैं। अब वो बेचारी क्या ही जवाब देती। अनुराधा रसोई में जाती है और खुद गैस बंद करके दोनों के हिस्से का काम करने लगती है। ओमकार जी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं कि उनकी बीवी को बुढ़ापे में भी रसोई संभालनी पड़ रही है। रात के समय जब दोनों बेटे विकास और विनय ऑफिस से आते हैं तो ओमकार जी और अनुराधा उन्हें हॉल में बुलाते हैं और उनसे इस बारे में बात करने की सोचते हैं। विकास, विनय, तुम दोनों अपनी पत्नियों को समझाते क्यों नहीं हो? रोज इस घर में 2 रोटियों के लिए महाभारत होती है। तुम्हारी माँ इस उम्र में रसोई में धक्के खा रही है। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, हम लोग क्या बोलें? हम तो खुद ऑफिस से थके हारे आते हैं और घर में इनकी चिक चिक सुननी पड़ती है। मीना रोज मुझे कहती है कि उसे टीना के साथ नहीं रहना। हमें तो ऐसा लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीना भी रोज मेरा दिमाग खाती है कि उसे अलग रसोई चाहिए। हम दोनों भाई तो बस आप दोनों की वजह से एक साथ रह रहे हैं और ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हम तो कब के अलग हो गए होते। आप लोग घर का बंटवारा कर दीजिए, रोज का कलेश खत्म हो जाएगा। जिस घर को हमने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, तुम दोनों उसे तोड़ने की बातें कर रहे हो। अरे अगर हमें तुम दोनों को अलग ही करना होता तो कब का कर चुके होते। हम बस ये चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे। अपने ही बेटों के मुंह से ये बंटवारे की बात सुनकर अनुराधा तो पूरी तरह से टूट जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती इसके आगे और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी इकलौती बेटी नंदिनी का था, जिसकी शादी शहर में तुषार के साथ हुई थी। अनुराधा ने अपने आंसू पोंछे, गले को साफ किया और फोन उठाया। हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी नन्ही परी को पूरे 1 हफ्ते बाद मेरी याद आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? और घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं?
हाँ हाँ बेटा, सब बहुत बढ़िया है। तेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी है, घर का सारा काम कर लेती हैं। आज भी उन्होंने हमें मटर पनीर, रोटी और पुलाव बनाकर खिलाए हैं। तू हमारी चिंता मत कर, हम सब कुशल मंगल हैं। माँ, मैं जानती हूँ आपने मुझे पैदा किया है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपकी कांपती हुई आवाज मुझे बता रही है कि आप अपने आंसू छुपा रही हैं। मुझे पता है कि भाभी आपको कितना परेशान करती हैं। आप चिंता मत करो माँ, आप अकेली नहीं हो। मैं आपकी मदद करने के लिए आ रही हूँ। ऐसे समय में अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी तो कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? अगर तू यहाँ आई और अपनी भाभीियों का हाल देखा तो तुझसे सहा नहीं जाएगा बेटा। यहाँ मत आ बेटा, यहाँ मत आ। नहीं माँ, बस बहुत हुआ। मैं फोन काट रही हूँ और अब मैं आपसे और भाभीियों से आकर ही बात करूंगी। नंदिनी फोन काट देती है। नंदिनी एक बहुत ही होशियार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पति तुषार को सारी बातें खुलकर बता दी और अगले ही दिन वो दोनों बस पकड़कर नंदिनी के मायके पहुंच गए। दोपहर का समय था। नंदिनी और तुषार जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रसोई में फिर से मीना और टीना के बीच में बहस चल रही थी। मैंने दाल बना दी है, चावल तू बनाएगी। बस बोल दिया तो बोल दिया, अब दाल चावल में भी बंटवारा होगा। मैं क्यों बनाऊंगी? आज सुबह झाड़ू मैंने लगाई थी और पोछा के टाइम पे आपने बोल दिया था कि घर में पोछे की जरूरत ही नहीं है। नंदिनी बिना कुछ बोले सीधा रसोई में गई। उसने अपनी दोनों भाभीियों की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना बैग साइड में रखा, दुपट्टा बांधा और खुद ही चावल धोने लगी। माँ, बाबूजी, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। मैं बस 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना लगा रही हूँ। मैं चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में मैं भी हाथ मुंह धो लूंगी। हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मीना और टीना शर्मिंदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नंदिनी ने झटपट खाना बनाया और अपने माँ बाप को बड़े प्यार से परोसा। उसने भाभीियों से एक शब्द नहीं कहा। रात को नंदिनी चुपके से अपनी माँ अनुराधा के कमरे में गई। माँ, भैया और भाभीियों का घमंड तो बहुत बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि वो हमें एहसान कर रहे हैं, हमें खाना खिलाकर। हमें उन्हें एक झटका देना होगा। मैंने एक प्लान सोचा है, शायद उससे उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटा, कैसा प्लान सोचा है तूने? घर में कोई नया कलेश मत करवा देना। तेरे पिताजी और मुझे तो वैसे भी 2 वक्त की रोटी कलेश में मिलती है। माँ, आप बस वो करना जो मैं कह रही हूँ। ये कड़वी दवाई है, लेकिन बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगी। आप भी तो जबरदस्ती हमें कड़वी दवाई देकर ठीक कर देती थी। अब वही कड़वी दवाई दोनों भाभीियों को देनी होगी ताकि वो ठीक हो जाएं। नंदिनी अपनी माँ को पूरा प्लान समझाती है। पहले तो अनुराधा डर जाती है, लेकिन फिर अपनी बेटी के आत्मविश्वास को देखकर और उसकी समझदारी को परखकर वो ये कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रविवार था। अनुराधा ने सुबह सुबह अपने दोनों बेटों विकास और विनय और दोनों बहुओं मीना और टीना को हॉल में बुलाया। नंदिनी, तुषार और ओमकार भी वहाँ पर बैठ गए। विकास, विनय, तुम दोनों ने कल कहा था ना कि तुम अपनी पत्नियों के साथ अलग होना चाहते हो और दोनों सिर्फ हमारी वजह से ही इस घर में रुके हुए हो। हाँ माँ, रोज रोज के झगड़े से तो यही अच्छा है। ठीक है, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने फैसला कर लिया है। आज से तुम दोनों आजाद हो। तुम अपनी अपनी पत्नियों और अपना अपना बोरा बिस्तर उठाकर जहाँ जाना चाहते हो ना जा सकते हो। हम तुम्हें नहीं रोकने वाले। हम तुम दोनों को अलग कर रहे हैं। अरे वाह, सच में माँ जी, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। रोज रोज का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम लोग शौक से अलग हो जाओ, लेकिन ये घर, ये जायदाद, हमारा बैंक बैलेंस, इसमें से तुम दोनों भाइयों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही चारों विकास, विनय, मीना और टीना के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसकने लगी हो। और विनय ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? अगर हमें जायदाद नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? ये सारी जायदाद, ये घर, ये सब कुछ मैं अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर रही हूँ। मैंने आज ही वकील से बात कर ली है। उसके बाद तुम्हें बता रही हूँ। तुम दोनों भाइयों को मैं अपनी संपत्ति से बेदखल कर रही हूँ। एक बेटी को सारी जायदाद? ये कैसे हो सकता है माँ जी? बेटों का हक होता है घर की जायदाद पर।
हम आपकी वारिस हैं। आप हमें बेदखल कैसे कर सकती हैं? वारिस? जो बेटे और बहुए मुझे बुढ़ापे में 2 वक्त की सुख की रोटी नहीं दे सकते, वो मेरे वारिस कैसे हुए बहू? मेरी 2 वक्त की रोटी भी जब मेरी बेटी नंदिनी मायके आकर बना रही है, तो फिर मैं अपनी जायदाद की वारिस उसे ही बनाऊंगी ना, जो मेरी सेवा करेगा। वही मेरी संपत्ति का मालिक होगा। बस बात खत्म, सब जाओ यहाँ से। मीना और टीना घबरा गई। उन्हें समझ में आ गया कि अलग होने के चक्कर में वो करोड़ों की जायदाद और घर से हाथ धो बैठेंगी। वो तुरंत रोते हुए अनुराधा के पैरों में आकर उसके कमरे में अगले दिन गिर पड़ी। अरे माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हम आपके बेटे बहुए हैं, हमें घर से मत निकालिए। ऐसा मत कीजिए माँ जी, समाज क्या कहेगा? हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम कभी आपसे अलग होने की बात नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नंदिनी मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, भाभी एक बात बताओ, अगर घर की सिर्फ 2 रोटी के लिए भी घर में रोज इतनी बड़ी महाभारत हो, तो उस घर में सुख शांति कैसे हो सकती है? आप दोनों को काम का इतना घमंड है। अगर आपको ये जायदाद चाहिए तो आप रख लीजिए, हमें आपकी संपत्ति का कोई लालच नहीं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस घुटन भरे घर में तिल तिल के मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं माँ और बाबूजी को अपने साथ वापस शहर लेकर जा रही हूँ। नंदिनी, तू पागल हो गई है? माता पिता बेटों के घर रहते हैं, दामाद के घर नहीं। विकास भैया, माता पिता वहाँ रहते हैं जहाँ उन्हें इज्जत और 2 पल का सुकून मिले। दौलत और जायदाद तो इंसान बाजार से भी खरीद सकता है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और उनकी दुआएं किसी बाजार में नहीं बिकती। आप लोगों ने अपने ईगो के लिए भगवान जैसे माँ बाप को रुलाया है। मुझे आप लोगों की एक भी ईंट नहीं चाहिए। मेरा घर इतना बड़ा है कि मेरे सास ससुर वहाँ बहुत खुशी और सम्मान से रह सकते हैं। हम इन्हें आज ही अपने साथ ले जा रहे हैं। तुषार की बातें सुनकर विकास और विनय का सर शर्म से झुक गया। मीना और टीना भी सन्न रह गए। नंदिनी ने तुरंत अपना और अपने माता पिता का सामान पैक किया, टेबल पर जमीन के कागजात पटक दिए। अनुराधा और ओमकार ने भी बिना कुछ बोले अपना बैग उठा लिया। नंदिनी ने टैक्सी बुलवा ली और कहा, साहब जल्दी बैठिए, एयरपोर्ट पहुंचने में टाइम लगेगा, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नंदिनी, तुषार, अनुराधा और ओमकार टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। घर में विकास, विनय, मीना और टीना अकेले रह गए। खाली घर उन्हें जैसे काटने को दौड़ रहा था। उन्हें अचानक इस बात का बहुत गहरा एहसास हुआ कि जायदाद और झूठे घमंड के चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपने माँ बाप को खो दिया था। अब विकास ने रोते हुए कहा, विनय, हम कितने बड़े पापी हैं। हमने अपनी बीवियों के झगड़े में अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। हम कितने बड़े पापी हैं। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर माँ जी चली गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। जब तक माँ जी इस घर में थी तो हमें सही और गलत समझा रही थी, हमारा ध्यान रख रही थी, और माँ बाप के बिना तो घर अधूरा होता है। हाँ दीदी, हमें उन्हें रोकना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम उन्हें नंदिनी के साथ में नहीं जाने दे सकते। वो हमारे घर की बड़ी है, वो हमारे लिए सब कुछ है। चारों को, यानी विकास, विनय, मीना और टीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ भागे। एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले गेट पर अनुराधा और ओमकार जी चेक इन करने ही वाले थे। तभी पीछे से विकास और विनय भागते हुए वहां पर पहुंचे और विकास ने जोर से आवाज लगाई, पापा रुक जाइए, पापा रुक जाइए। विकास, विनय, मीना और टीना चारों दौड़कर आते हैं और बीच एयरपोर्ट पर अनुराधा और ओमकार जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम बहुत बड़े नालायक हैं। हमने आपकी कद्र नहीं की। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद इस घर में कभी किसी काम को लेकर झगड़ा नहीं होगा। मैं और टीना दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगी। आप जो कहेंगी वही हम करेंगे। बस आप घर वापस लौट आइए। आपके बिना वो घर शमशान जैसा लगता है। हम वहाँ अकेले नहीं रह सकते। हाँ माँ जी, अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम यहीं आपके पैरों में ही पड़े रहेंगे।
हमें आपके बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, हमें वो जायदाद नहीं चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। अपने बेटों और बहुओं की इस तरह बिलखते हुए हालत देखकर अनुराधा और ओमकार को अब एहसास हुआ कि वो सुधर गए हैं। नंदिनी ने तुषार की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया था। बेदखली और छोड़कर जाने के डर ने बहुओं और बेटों के दिमाग का सारा घमंड निकाल दिया था। भाभी, मम्मी पापा की जगह भगवान से भी ऊपर होती है। अगर आप सच में अपनी गलती मान चुकी हैं, तो हम वापस चलने को तैयार हैं। विकास भैया, परिवार को जोड़कर रखना बेटों की जिम्मेदारी होती है। उम्मीद है अब आप लोग इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूरा परिवार एक दूसरे के गले लगता है। एयरपोर्ट से वो सब खुशी खुशी वापस घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद उस घर में सच में एक चमत्कार हो गया। मीना और टीना ने हमेशा के लिए लड़ना बंद कर दिया। अब वो दोनों मिलकर रसोई में काम करती, हंसती गाती खाना बनाती और अपनी सास अनुराधा का बहुत ही आत्मसम्मान के साथ ख्याल रखती और उन्हें सुख की रोटी खिलाती। नंदिनी की सूझबूझ और एक छोटे से कड़क फैसले ने उस टूटे हुए घर को फिर से एक स्वर्ग बना दिया था।